नमस्कार, मैं हूं समीर अब्बास। मोदी सरकार ने 100 दिन पूरे कर लिए हैं। कैसे रहे ये दिन, इसके हर पहलू से हम आपको अगले 1 घंटे में रूबरू कराएंगे। भास्कर न्यूज पर आप अगले 1 घंटे में मोदी सरकार का डिटेल रिपोर्ट कार्ड देखेंगे। हम मोदी सरकार के वादों की पड़ताल करेंगे। तो चलिए देखते हैं भास्कर न्यूज की खास पेशकश, मोदीगिरी के 100 दिन। अच्छे दिन 16 मई 2014 एक ऐसी तारीख जो हिंदुस्तान के इतिहास में दर्ज हो गई। ऐसा पहली बार हुआ जब एक गैर कांग्रेसी सरकार पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आई। मोदी की लहर ऐसी चली कि बड़े बड़े सूरमा भी जमींदोज हो गए। मोदी का हाईटेक चुनाव प्रचार, अंधाधुंध रैलियां और कुछ अलग करने का वादा लोगों को भा गया। ये जो परिवार है ना, हिंदुस्तान में कोई उनको ललकारता नहीं था। एक चाय वाले ने ललकार दिया। और ये कहते हैं चाय वाला प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, तो क्या देश बदलने वाला बनेंगे क्या? भारतीय राजनीति में बड़े उलटफेर का साल और इस उलटफेर के अगुआ बने नरेंद्र मोदी। जी हां, मोदी की लहर चुनावों के ऐलान से पहले ही देश में दिखने लगी थी। मोदी समर्थक जहां अब की बार मोदी सरकार के नारे लगा रहे थे, वहीं दूसरी ओर मोदी के विरोधी उनके हमलों से बचने की जीतोड़ कोशिश करते नजर आ रहे थे। लेकिन ये सिलसिला चुनाव के पहले तक ही नहीं रुका। जब नतीजे आए तो मोदी की लहर में पूरा विरोधी खेमा बह गया। बीजेपी को अकेले अपने दम पर पूर्ण बहुमत मिला और मोदी प्रधानमंत्री बन गए। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी सरकार के 100 दिन पूरे हो रहे हैं, लेकिन 100 दिन पुरानी इस सरकार के पक्ष में माहौल कैसे बना, ये समझना भी दिलचस्प है। ऐसे समय में ये सरकार बनी है जिसमें कि चौतरफा दिक्कतें थीं, चौतरफा परेशानियां थीं और सरकार का इकबाल पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका था। घोटाले, भ्रष्टाचार, जनधन की लूट की विरासत थी, महंगाई, बेरोजगारी। आप जितनी भी कमियों की और जितनी भी नाकामियों की आप गिनती गिनेंगे, हर नाकामी उस सरकार की झोली में थी। ऐसे हालात में ये सरकार हमको मिली थी और उसके बाद हमने सरकार का इकबाल कायम हो, सरकार पूरी दुनिया के सामने और देश के सामने ये महसूस होगी जो पॉलिसी पैरालिसिस है वो नहीं है, बल्कि सरकार मजबूती के साथ काम कर रही है, वो एक माहौल बना। कैसे चला मोदी का जादू? मनमोहन सरकार से जनता थी निराश। जब 2014 के संसदीय चुनाव सिर पर थे, तब जनता यूपीए 2 सरकार से पूरी तरह निराश होती नजर आने लगी थी। जनता के सामने एक एक कर तमाम मुश्किलें आती गई, पर सरकार सोई रही, उनका समाधान नहीं कर पाई। महंगाई ने जनता की कमर तोड़ दी थी। खाने पीने से लेकर आम इस्तेमाल की चीजें और सेवाएं सब महंगे होते जा रहे थे। जनता रो रही थी और मनमोहन मौन ही बने रहे। जनता को दिया गया हर भरोसा टूटता जा रहा था। मोदी की चुनावी रणनीति में महंगाई ने एक बड़े फैक्टर के रूप में काम किया और महंगाई के मुद्दे पर जनता को मोदी के वादों पर भरोसा होने लगा और मनमोहन सरकार से भरोसा उठने लगा। कैसे चला मोदी का जादू? मजबूत विकल्प की तलाश। यूपीए 1 और यूपीए 2 सरकार के कार्यकाल के दौरान कई मौके ऐसे आए जब सरकार को बड़े फैसले लेने थे। मुद्दा चाहे नक्सलवाद का हो, आतंकवाद का हो, विदेश नीति से जुड़े मसले हों या फिर इकोनॉमी से जुड़े दूसरे कड़े फैसले, हर मामले में मनमोहन सरकार कमजोर साबित होती गई। सरकार पर रिमोट कंट्रोल से चलने का आरोप लगा, मनमोहन पर कमजोर पीएम होने का आरोप लगा। लोगों में ये बात घर करने लगी कि मनमोहन खुद अपने फैसले नहीं ले सकते। इसी को नजर में रखते हुए मोदी ने मजबूत इरादे, साफ छवि और फैसले लेने वाले पीएम उम्मीदवार के तौर पर खुद को पेश किया।
सार्वजनिक तौर पर गुजरात मॉडल को जमकर प्रचारित किया गया। तो दूसरी ओर पार्टी के भीतर मोदी ने आडवाणी युग का खात्मा कर कार्यकर्ताओं को भी ये संदेश दिया कि अब बस मोदी ही है और कोई नहीं। नतीजा ये हुआ कि विरोधियों से लेकर जनता तक मोदी को एक मजबूत नेता और मजबूत विकल्प के तौर पर देखा जाने लगा। भ्रष्टाचार का मुद्दा बना हथियार। देश में भ्रष्टाचार को लेकर कई आंदोलन चल रहे थे। चुनाव से पहले ही देश ने यह महसूस किया कि मनमोहन सरकार न केवल भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने में नाकाम है, बल्कि लंबे समय तक सरकार में उसके सहयोगी रहे लोग जनता का पैसा लूटते रहे और सरकार सोई रही। काले धन और लोकपाल के मुद्दे पर लंबे समय तक सरकार का टालमटोल का रवैया जनता के गले नहीं उतर रहा था। तो दूसरी ओर बीजेपी ने ऐसे आंदोलनों को हवा भी दी और मोदी ने इन मुद्दों पर खुलकर अपनी राय रखी। जनता को ये भरोसा दिलाया काला धन देश में वापस आएगा और करप्शन को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। मोदी की पुरजोर दलीलों को जनता ने स्वीकार किया और धीरे धीरे मोदी के शब्द जनता के दिल को छूते गए। सबका साथ उतना ही अनिवार्य है, उस मंत्र को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। मोदी की मजबूत रणनीति ने जिताया रण। टीम मोदी ने चुनाव का मैनेजमेंट और प्रचार की जो रणनीति बनाई, उसने विरोधियों को चारों खाने चित कर दिए। मोदी की नजर युवा वोटरों पर थी। मोदी की नजर सेक्युलरिज्म के कमजोर पड़ते नारों और विकास की मजबूत होती चाह पर थी और मोदी की नजर थी छोटे दलों पर। मोदी ने चुनाव प्रचार के दौरान जिन तरीकों का इस्तेमाल किया, उनसे भी जनता में मोदी की पहुंच बढ़ी और उनकी एक स्मार्ट लीडर की छवि बनी। गूगल हैंगआउट से लेकर 3D इमेज से चुनाव प्रचार, सोशल साइट से लेकर मोबाइल पर बल्क मैसेज और IVR की तकनीक तक हर हथियार का मोदी ने जमकर इस्तेमाल किया। हर राज्य को लेकर रणनीति बनाई गई। मसलन अमित शाह को यूपी भेजना और वहां पर पार्टी के चुनावी समीकरण ठीक करना। मोदी की ये तमाम कोशिशें रंग लाई। युवाओं, महिलाओं, बुजुर्गों, ग्रामीणों और शहरी हर तबके के लोगों में मोदी को लेकर विश्वास जगने लगा। मोदी का दमदार अंदाज। इन सब के बावजूद एक बड़ा फैक्टर जिसने देश में मोदी की जीत के लिए माहौल तैयार किया, वो खुद मोदी का अंदाज था। मोदी के भाषण देने का अंदाज, मोदी का मीडिया से बातचीत करने का अंदाज, मोदी का लोगों से मिलने का अंदाज, मोदी का ड्रेसिंग सेंस या फिर मोदी की हाजिर जवाब। इन सब बातों ने जनता का दिल जीत लिया और पूरे चुनाव प्रचार के दौरान बिना रुके बिना थके जिस तरीके से मोदी ने धुआंधार रैलियां की और विरोधियों को उनके घरों में घुसकर चुनौती दी, उससे लोगों को लगने लगा कि मोदी जैसा दमदार नेता फिलहाल किसी भी पार्टी में नहीं है। मोदी ने कई मसलों पर जो पॉलिटिकल स्मार्टनेस दिखाई, उससे भी लोग उनसे कायल होते चले गए। मसलन चाय वाले के मुद्दे पर मोदी की रणनीति ने कांग्रेस को हक्का पक्का कर दिया। एक चाय वाले ने ललकार दिया और ये कहते हैं चाय वाला प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, तो क्या देश बदलने वाला बनेंगे क्या? कुल मिलाकर जैसे जैसे चुनाव का समय नजदीक आने लगा, मोदी लहर को हर जगह महसूस किया जाने लगा। विरोधी मोदी को नकारते रहे जबकि जनता स्वीकारती रही। नतीजे आने तक कई लोग मोदी की हवा का वजूद मानने से ही इनकार करते रहे, लेकिन चुनाव के नतीजे सामने आते ही सारे सवाल हवा में उड़ गए। कौशल कुमार, भास्कर न्यूज। तो कुछ इस तरह से चला मोदी का जादू, लेकिन 100 दिनों में कौन कौन से फैसले सरकार ने लिए, उनका असर क्या रहा, बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए मोदीगिरी के 100 दिन। अच्छे दिन, अच्छे दिन,
दिन तो क्या सचमुच आ गए अच्छे दिन? क्यों 100 दिन के कामकाज में मोदी सरकार ने अपनी एक खास छाप छोड़ी? सच यह है कि कई मोर्चों पर सरकार का काम बेहतर दिखा है, पर ऐसा भी नहीं है कि 100 दिन के इस इम्तिहान में सरकार सभी विषयों में पास हो गई हो। कैसा है सरकार का कामकाज? कितने वादे हुए पूरे? कितने वादे रह गए अधूरे? कितने अच्छे रहे 100 दिन? मोदी सरकार के पहले 100 दिन कितने अच्छे रहे, ये सवाल अब सबके सामने है। उम्मीदों और वादों की नैया पर सवार मोदी सरकार के 100 दिनों की रिपोर्ट कार्ड क्या कहती है? महंगाई, भ्रष्टाचार, काला धन और रोजगार जैसे कई दूसरे मुद्दों पर भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए ने जनता के सामने वादों की भरमार लगा दी। सरकार ने किया था महंगाई कम करने का वादा, खाने पीने की चीजों की कीमतें कम करने का वादा, काला बाजारी, जमाखोरी रोकने के लिए विशेष अदालत का वादा। मोदी ने जनता को यह भरोसा दिलाया था कि मौजूदा समस्याओं से वो जनता को निकाल देंगे और जनता ने उनकी बातों पर यकीन भी किया। कई मोर्चों पर लड़ने की चुनौतियों के बीच मोदी सरकार ने अपने 100 दिन पूरे कर लिए हैं। सबका साथ, तो ये जानना भी दिलचस्प है कि अब तक सरकार ने कौन से अहम फैसले लिए या उस दिशा में कदम बढ़ाए। आज जनता से पूछे महंगाई का आलम क्या है। काले धन की बड़ी बड़ी बातें करते थे, ये काला धन अब क्यों नहीं ये लेके आ रहे हिंदुस्तान में? पहले कहते थे कि कांग्रेस के नेताओं के नाम है इसलिए नहीं कांग्रेस की सरकार ला रही। अब क्या हुआ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार काला धन क्यों नहीं लेके आ रही है? मूल्य स्थिरता कोष बनाने का ऐलान, एफसीआई को लेकर उच्च स्तरीय समिति, रिटेल महंगाई 8.59 से घटकर 7.31, थोक महंगाई दर पर ज्यादा असर नहीं, खाने पीने की चीजों के दाम नहीं हुए कम। मोदी सरकार ने चुनाव घोषणा पत्र में महंगाई से निपटने और खाने पीने की चीजों को सस्ता करने का वादा किया था। प्याज और आलू के एक्सपोर्ट को रोकने के लिए कदम उठाते हुए एमईपीपी बढ़ाई गई। सरकार के उठाए गए कदमों का असर ये रहा कि रिटेल महंगाई दर 8.59% रही थी, वो जून में 7.31% पर आ गई। लेकिन इन सब के बावजूद बाजार में खाने पीने की चीजों, सब्जियों और फलों की कीमतों में उछाल जारी है और इससे आम जनता काफी परेशान है। जिस प्रकार से पिछले 100 दिनों में सब्जियों के दाम बढ़ गए, रेल का किराया बढ़ गया, माल का भाड़ा बढ़ गया, डीजल पेट्रोल बढ़ गया, महंगाई की एक मार, और दूसरा काला धन के मुद्दे पे जिस तरह से बैकफुट पे गई सरकार, एफडीआई के मुद्दे पे वही कांग्रेस की पॉलिसीज को और आगे बढ़ चढ़ के अपना रही है। इन सब बातों से बड़ी निराशा हुई है लोगों में और लोग अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं कि अच्छे दिन का नारा दिखा के उनको ठगा गया है। मुझे लगता है कि इसका जवाब अभी उपचुनाव में आंशिक रूप से जनता ने दिया है और आगे जो चुनाव आएंगे विधानसभाओं के, उसमें जनता सबक सिखाएगी कि इस देश के अंदर अब झूठ और बड़े बड़े वादे दिखा के आप जनता को ठग नहीं सकते। सरकार ने किया था अर्थव्यवस्था में सुधार का वादा, रोजगार बढ़ाने का वादा, खाद्य सुरक्षा का वादा, 100 स्मार्ट सिटी बनाने का वादा। एनडीए ने यह वादा किया था कि चरमराती अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए व्यापक कदम उठाए जाएंगे, निवेश को प्रोत्साहित किया जाएगा। शुरुआती 100 दिनों में इस मोर्चे पर कुछ असर तो दिख रहा है। गुड गवर्नेंस भी एक दिन में और 100 दिन में नहीं रख सकते हैं, लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि मोदी के लिए एक बहुत जैसा प्रायोरिटी है गुड गवर्नेंस, सुशासन है, और वो बहुत कोशिश करेंगे सुशासन लाने के लिए। लेकिन जब तक ये अंग्रेज सिस्टम ऑफ गवर्नेंस चलता है इस देश में, सुशासन नहीं होगा। सो मेरे मन में मोदी के एक बहुत ज़रूरी महत्वपूर्ण काम ये है
कि वो ना सिर्फ अंग्रेज़ की सिस्टम जो है, लेकिन अंग्रेज़ की रवैया जो है, कि एटीट्यूड जो है, क्योंकि आज़ादी से अभी तक सरकारी नौकर सोचता है कि मैं राज करता हूँ, मैं सेवा नहीं करता हूँ। और अब नया सिस्टम लगाना है जिसमें सरकारी नौकर सेवा करता है, उसका नाम है सिविल सर्वेंट। बीमा और रक्षा क्षेत्र में विदेशी निवेश की सीमा बढ़ाई। 100 स्मार्ट शहरों के लिए 7,060 करोड़ रुपए का ऐलान। जो पार्टी एफडीआई इंश्योरेंस में अपोज करते करते कांग्रेस की नाक में दम कर दिया, अब वो पार्टी कह रही है कि हम लाएंगे और अब कांग्रेस कह रही है हम सोचेंगे। तो इस तरह के छोटे छोटे खेल जो होते हैं, इससे राजनीति में कुछ हासिल नहीं होता और इससे आम लोगों की ज़िंदगी पे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। बीजेपी ने ये जो तमाम घोषणाएं की हैं, इससे कुछ बिजनेसमैन खुश हो जाएंगे, और अगर वो बिजनेसमैन इस देश का आम आदमी है तो हो सकता है इनमें से कुछ बिजनेसमैन काफ़ी खुश हों। लेकिन इससे डिफेंस में एफडीआई आने से क्या फ़ायदा होगा, रेलवे में एफडीआई आने से आम आदमी को क्या लाभ होगा, अभी तक ये स्पष्ट नहीं है। जीडीपी बढ़कर 5.7% हुई। स्मार्ट सिटी बनाने की योजना साफ नहीं। अप्रैल-जून में विकास दर 5.7% रही, जो पिछले 2.5 साल में सबसे ज्यादा है। इस दौरान मैन्युफैक्चरिंग में 3.5 और सर्विस सेक्टर में 10.4% का इजाफा ये संकेत दे रहा है कि आने वाले समय में रोजगार बढ़ सकता है। ये जो लेटेस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ रेट जो है वो आकाश से नहीं आता है और अचानक से मोदी के जेब से नहीं आता है, ना मोदी के नीतियों से, सिर्फ मोदी के नीतियों से आया है। ये यूपीआई के पॉलिसी से और मोदी के पॉलिसी दोनों से आ गया। सो इससे हम इतना नहीं सीख सकते हैं, ये लेटेस्ट फिगर्स जो है इतना नहीं सीख सकते हैं। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि बिजनेस के माहौल जो है उसमें तो बहुत सुधार हो गया और फॉरेन इन्वेस्टमेंट का माहौल में, एटमॉस्फेयर में है सुधार बहुत हो गया। युवाओं को रोजगार देने के लिए मेक इंडिया का ऐलान किया गया है, जिसके तहत मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में नौकरियां बढ़ाई जाएंगी। हालांकि सर्विस सेक्टर के लिए अभी कुछ खास योजना नहीं देखने को मिली है। जिस एजेंडा को लेकर चुनाव वो लड़े थे और सरकार बनाई थी, आज इस हिंदुस्तान की जनता ने बता दिया है कि जो अच्छे दिन का उन्होंने वादा किया था वो कहीं से कहीं तक उसके करीब नहीं है। और जनता ने भी इन बाई इलेक्शन में कह दिया है कि अब नो उल्लू बनाई। जनता का नारा बिन के लिए वो है। पर्यावरण मंजूरी के लिए ऑनलाइन सेवा, हर परिवार को बैंकिंग सेवा से जोड़ने के लिए जन धन योजना, लेबर कानून में बड़े सुधारों का प्रस्ताव, 10 राज्यों में 14 हाईवे प्रोजेक्ट। काले धन को लेकर सरकार का वादा था कि वो काले धन को वापस ले आएगी। इस दिशा में सरकार ने एसआईटी गठित करने का ऐलान किया। कोर्ट ने भी कहा कि इस काम में प्रगति हुई है, लेकिन काला धन वापसी के मसले पर अभी भी कोई साफ रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। मोदी सरकार ने काला धन वापस लाने के लिए जो डेडलाइन तय की थी, उसके हिसाब से काम में हुई प्रगति को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। जाहिर है, मोदी से जनता को जो उम्मीद थी वो अभी पूरी नहीं की जा सकती। रवि मिश्रा के साथ कौशल कुमार, भास्कर न्यूज। न आंख झुकाऊंगा न आंख दिखाऊंगा, विदेश नीति के लिए यही पैगाम लेकर आए मोदी। पड़ोसियों पर खास ध्यान दिया। पहली विदेश यात्रा पर भूटान गए। 100 दिन में जिस एक चीज पर मोदी सरकार सबसे मजबूती से काम करती दिखी है वो है इसकी विदेश नीति। मनमोहन सरकार के कमजोर मोर्चों में गिने जाने वाले एक मोर्चे यानी विदेश नीति पर मोदी ने शपथ लेने से पहले ही एक बड़ी छलांग लगा दी। मोदी ने यह जता दिया कि बीजेपी की अगुवाई वाली उनकी सरकार आगे क्या गुल खिलाने वाली है। पूत के पांव वाली कहावत की तर्ज पर मोदी ऐसे कदमों के साथ कैसी कूटनीतिक छलांग लगाने वाले हैं। शपथ ग्रहण से ही मिली नीतियों की झलक। साथ साथ होंगे सार्क देश, पड़ोसियों को अहमियत। फैसलों ने सबको चौंकाया।
जब मोदी ने शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए सार्क देशों को न्योता भेजा तो इस मोदी स्टाइल फॉरेन पॉलिसी ने सबको चौंका दिया। लेकिन मोदी की मंशा साफ नजर आ रही थी। मोदी पड़ोसियों से सहयोग बढ़ाने पर जोर देते रहे हैं। आंख में आंख मिलाकर बात करने का वादा करने वाले मोदी ने जब पाक पीएम नवाज शरीफ को भी न्योता भेजा तो सबकी दिलचस्पी और बढ़ गई। लेकिन नवाज शरीफ के भारत आगमन के साथ ही मोदी की कूटनीतिक समझदारी पर भी मुहर लग गई। मोदी साफ तौर पर फ्रंट फुट पर नजर आए। इस नई पहल ने सभी पड़ोसी सार्क मुल्कों में इस बात का विश्वास जगाने का काम किया कि मोदी सरकार उनके हितों की अनदेखी नहीं करेगी और उन्हें पूरी अहमियत मिलेगी। जाहिर है इस एक कदम ने आपसी विश्वास बढ़ाने का काम किया। अमेरिका हुआ नरम, मोदी को दिया वीजा, आपसी सहयोग बढ़ाने का भरोसा। गुजरात दंगों के बाद मोदी को अमेरिका ने वीजा देने पर पाबंदी लगा दी थी, लेकिन मोदी की जीत के साथ ही अमेरिका के रुख में बड़ी तेजी से बदलाव हुआ। वहां के नेताओं में जहां एक और मोदी को बधाई देने की होड़ लगी, वहीं ओबामा सरकार ने भी मोदी के तेवर को समझते हुए वीजा प्रतिबंध खत्म कर दिया। साफ है कि अमेरिकी हितों की रक्षा और दोनों मुल्कों के बीच बड़े व्यापारिक संबंधों पर अमेरिका कोई विवाद नहीं चाहता। मोदी ने भी साफ कर दिया था कि वो किसी भी दबाव वाले कूटनीतिक संबंधों के पक्ष में नहीं है। अमेरिकी रुख में इस बदलाव को भी मोदी इफेक्ट के रूप में देखा जा रहा है। सबसे पहले भूटान यात्रा। भूटान को दो अहमियत। नेपाल भी गए मोदी। पड़ोसियों में विश्वास जगाने की कोशिश। चीन को दिए संकेत। मोदी ने अपनी पहली विदेश यात्रा के लिए भूटान का चयन किया। भूटान के राजा जिंगमे खैसर नामग्येल वांगचुक ने मोदी की इस पहल को क्षेत्रीय विकास और सहयोग के लिहाज से बेहद अहम बताया। मोदी को भी पता है कि भूटान रणनीतिक नजरिए से अहम देश है और इसके जरिए चीन को समय समय पर संदेश दिया जा सकता है। साथ ही भूटान से मजबूत रिश्तों का मतलब है अपनी सीमा की सुरक्षा को मजबूत बनाना। मोदी की भूटान यात्रा के दौरान दोनों के बीच कई समझौते हुए। इसके साथ ही मोदी ने हाल में नेपाल की भी यात्रा की। नेपाल में बढ़ती भारत विरोधी गतिविधियों पर मोदी की पहले से ही नजर है। माओवादियों और चीन की भारत विरोधी नीति का कूटनीतिक जवाब देने के मकसद से मोदी की यात्रा भी काफी अहम मानी गई। यानी नेपाल भी मोदी की विदेश नीति के एजेंडे में सबसे ऊपर है। मोदी की ब्राजील यात्रा। ब्रिक्स देशों में बढ़ा विश्वास। जापान भी मोदी की प्राथमिकता। जापान से सहयोग बढ़ाने पर जोर। विदेश नीति के मोर्चे पर मोदी के सामने संबंध संतुलन के दो ध्रुव बड़ी चुनौती हैं। एक तरफ अमेरिका और दूसरी ओर चीन। अमेरिका से व्यापारिक संबंध मजबूत हैं, तो चीन भारत का बड़ा पड़ोसी मुल्क। ऐसे में मोदी ने अपनी ब्राजील यात्रा के साथ जहां ब्रिक्स देशों में अपनी सरकार का संदेश रखा, वहीं इसके माध्यम से अमेरिका जैसे देशों को भी इशारा किया कि ब्रिक्स एक वैकल्पिक व्यापारिक संगठन बन सकता है। लेकिन चीन का खतरा भी भारत महसूस करता रहा है। ऐसे में एशियाई मुल्कों में भी मजबूत सहयोगी खोजना मोदी की जिम्मेदारी है। जापान जो तकनीक और व्यापार के लिहाज से भारत का बड़ा सहयोगी बन सकता है, उस पर भी मोदी की नजर है। यही वजह है कि जापान दौरे पर मोदी व्यापारिक गतिविधियों को खूब महत्व दे रहे हैं। जापान भारत को स्मार्ट सिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी परियोजनाओं के लिए 35 अरब डॉलर की मदद देगा। इसमें गंगा सफाई अभियान भी शामिल है। दोनों देशों के बीच 5 और समझौतों पर दस्तखत किए गए, जिसमें भारत में बुलेट ट्रेन शुरू करने के लिए वित्तीय, तकनीकी और परिचालन संबंधी सहायता मुहैया कराने का प्रस्ताव किया गया है। यही वजह है कि जापान का कार्यक्रम भी मोदी की अहम विदेशी यात्राओं में शामिल किया गया है। जापान से सहयोग का मतलब है कि भारत मैन्युफैक्चरिंग के मामले में बड़ी साझेदारी कर सकता है, और ये बात मोदी भली भांति समझते हैं। साफ है कि 100 दिन की मोदी सरकार की विदेश नीति यही इशारा करती है कि मोदी ग्लोबल लेवल पर भारत की धाक जमाना चाहते हैं। दुनिया के शक्ति संतुलन में भारत की अहम जगह बनाना उनका बड़ा मकसद है,
जिसकी बुनियाद उन्होंने पड़ोस के छोटे से छोटे देश को अहमियत देकर रख दी है। कौशल कुमार, भास्कर न्यूज। और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है। आगे देखिए 100 दिनों में पड़ोसी पाकिस्तान से कैसे रहे भारत के रिश्ते, और साथ ही आपको बताएंगे क्या है मोदी का डिजिटल इंडिया प्लान। छोटे से ब्रेक के बाद। अच्छे दिन अच्छे दिन तो दुनिया से ताल्लुकात सुधारने के मामले में मोदी एक तरह से छा गए, लेकिन पड़ोसी देश पाकिस्तान ने अपनी हरकतों से माहौल को थोड़ा खराब कर दिया। शपथ ग्रहण के समय मोदी ने नवाज शरीफ को न्योता भेजा, वो आए भी, उम्मीदों को पंख भी लगे, लेकिन जल्द ही पाकिस्तान ने अपनी औकात दिखानी शुरू कर दी। आंख दिखाने के जमाने चले गए, आंख मिलाने के लोग हैं। सबसे आंख मिला करके कारोबार चलनी चाहिए, न आंख झुका करके जीना चाहिए, न आंख दिखा करके जीने का सपना चाहिए। अगर मोदी की इस बात का मतलब सबसे ज्यादा किसी को समझ में आया होगा तो वो कोई और नहीं, भारत का पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान ही हो सकता है। मोदी के मन और मंशा को समझते हुए शांति का पैगाम लेकर नवाज शरीफ भारत भी आए थे और मोदी को पाकिस्तान आने का न्योता भी दिया। ऐसा लगने लगा कि गाड़ी सही दिशा में जा रही है। आने वाला वक्त कुछ अच्छे दिन लेकर आएगा, लेकिन सरकार के 100 दिन आते आते तस्वीर एकदम अलग है। इन तस्वीरों ने 100 दिन पहले जगे भरोसे को तार तार कर दिया है। पाकिस्तान की ओर से हुई भारी गोलाबारी के बीच न सिर्फ कश्मीर घाटी के लोगों को तकलीफ हुई, बल्कि भारत पाक के रिश्तों को लेकर बनी उम्मीदों को भी झटका लगा है। दरअसल नवाज की भारत यात्रा के बाद अब जो हालात बन चुके हैं, उनसे एक बार फिर पाकिस्तान की मंशा पर सवाल उठ गए हैं। पिछले 100 दिन की सरकार में 70 बार से ज़्यादा बार पाकिस्तान ने सीज फायर LOC का वायलेशन किया है और मोदी सरकार चुप है। और जब पहले बड़ी बातें कहती थी, अब क्या हुआ? अब पाकिस्तान की सरहद पे इतना कुछ हो रहा है और आर्मी मैन नहीं, सिविलियंस तक, आम जनता तक मारी गई है और गांव की गांव खाली करा दिए गए, पर मोदी सरकार चुप है। सवाल ये है, मोदी सरकार अगर चाहे भी तो पाकिस्तान में किससे बातचीत करे? एक तरफ नवाज के खिलाफ पाकिस्तान में जबरदस्त राजनीतिक गोलाबंदी हो रही है, सरकार का कामकाज पूरी तरीके से ठप है। इमरान खान की पार्टी नवाज से इस्तीफा मांग रही है और प्रदर्शनकारियों ने नवाज की नाक में दम कर दिया है। नवाज सरकार देश के अंदर राजनीतिक संकट से गुजर रही है, लेकिन दूसरी ओर सीमा पर लगातार गोलाबारी हुई और पाकिस्तान अधिकारी कश्मीरी अलगाववादियों से मिले,
जिसके लिए मोदी सरकार ने आगाह किया था। मोदी सरकार की गुजारिश को नकार दिया गया। नतीजा ये हुआ कि भारत पाकिस्तान के बीच होने वाली कूटनीतिक वार्ता भारत ने रद्द कर दी। तो क्या पाकिस्तान में सेना, अधिकारी और सरकार कोई भी तालमेल से काम नहीं कर रहा? पाकिस्तान से नीति जो है, पॉलिसी जो है, मैं पूरी तरह नहीं समझ सकता हूँ। जैसे आपने कहा था कि वो नवाज शरीफ को निमंत्रण पत्र दिया और नवाज शरीफ इधर आया और दोनों साथ साथ, छोटी बात, लंबी चौड़ी बात नहीं किया, लेकिन दोस्त नहीं हुए। और दिन अचानक से मोदी ने उसको ठोक तो रद्द किया। पता नहीं कि उसका क्या लाइन पर चलेगा। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि अंत में पाकिस्तान से बात करना होगा। पाकिस्तान की हाल की हरकतों के बाद मोदी सरकार ने भी कड़े तेवर दिखाए हैं। एक तरफ मोदी ने गोलाबारी के जवाब में सेना को साफ कह दिया कि पाकिस्तान सेना को करारा जवाब दिया जाए। दूसरी ओर अलगाववादियों के मुद्दे पर कोई नरमी न दिखाते हुए विदेश सचिव स्तरीय वार्ता रद्द कर दी गई। लेकिन इस सब का नतीजा ये हुआ कि भारत पाक के आपसी रिश्ते उसी हालत में पहुंच गए जहां से आगे का रास्ता नजर नहीं आता। सरकार के 100 दिन पूरे होने पर संबंधों की एक खटास किसी सेटबैक से कम नहीं। पाकिस्तान में जब तक राजनीतिक स्थिरता नहीं आएगी, सीमा पार से किसी भी तरह के सकारात्मक संकेत मिलने की उम्मीद बेकार है। पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड देखते हुए ये भी माना जा रहा है कि मोदी काफी सतर्क हैं। पाकिस्तान से एक तरफ जहां बातचीत होती है, तो वहीं दूसरी ओर फौज और आईएसआई की तरफ से कोई ना कोई साजिश रची जा रही होती है। 1947 से लेकर करगिल युद्ध तक भारत का अनुभव यही कहता है। अब देखना होगा कि मोदी सरकार इन कड़वे अनुभवों के साए और हालात की धूप के बीच रिश्तों को नए मुकाम तक पहुंचाने की कौन सी कूटनीतिक चाल चलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, भास्कर न्यूज। प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले से नारा दिया, अब होगा मेक इन इंडिया और इंडिया होगा डिजिटल। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के जरिए हर गांव को ब्रॉडबैंड से जोड़ा जाएगा। स्कूल और कॉलेजों में इंटरनेट के जरिए लेक्चर हुआ करेंगे। यही नहीं, अगर आपको डॉक्टर से कोई बात पूछनी है तो फोन घुमाइए और टेलीमेडिसिन से सलाह तुरंत हाजिर। यानी हो गया ना फटाफट काम। मोदी का यह बड़ा वादा है जिस पर देश की निगाहें टिकी। मुझे विश्वास है कि डिजिटल इंडिया विश्व की बराबरी करने की एक ताकत के साथ खड़ा हो जाएगा। हमारे नौजवानों में वो सामर्थ्य है, उनको ये अवसर दे रहा है। डिजिटल इंडिया से बदलेगी गांव की सूरत। हर गांव को ब्रॉडबैंड से जोड़ा जाएगा। इंटरनेट से सरकारी सेवाओं का लाभ सीधे पहुंचेगा। करीब 2.5 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा। मोदी सरकार ने गरीब तबके और देश के दूर दराज के इलाकों तक सूचना तकनीक का लाभ पहुंचाने के लिए डिजिटल इंडिया कार्यक्रम को मंजूरी दी है। डिजिटल इंडिया की निगरानी समिति के अध्यक्ष खुद प्रधानमंत्री होंगे। इसके तहत देश का हर गांव ब्रॉडबैंड से जुड़ेगा। मोदी सरकार ने डिजिटल इंडिया के लिए 1 लाख करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। इससे सुशासन, नागरिक सेवाएं, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ आम जनता तक पहुंचाए जाने की योजना है। इंटरनेट से सरकारी सेवाओं का लाभ सीधे आम लोगों तक पहुंचेगा। इसके साथ ही समय और पैसे की बचत भी होगी। सरकार की सोच है कि इससे भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी और सरकारी कामकाज में पारदर्शिता आएगी। आइए अब जानते हैं कि डिजिटल इंडिया से लोगों को क्या-क्या फायदे होंगे।
डिजिटल इंडिया से देश के हर गांव को ब्रॉडबैंड कनेक्शन से जोड़ा जाएगा। हर ग्राम पंचायत में हाई स्पीड इंटरनेट सुविधा होगी। स्कूलों और कॉलेजों में इंटरनेट के माध्यम से लेक्चर और क्लास की व्यवस्था की जाएगी। टेलीमेडिसिन से लोग डॉक्टर की सलाह आसानी से ले पाएंगे। गरीब लोगों के बैंक अकाउंट को मोबाइल फोन से जोड़ा जाएगा। मोदी सरकार का विजन सिर्फ इतना ही नहीं है। एक अनुमान के मुताबिक डिजिटल इंडिया से करीब 2.5 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा। शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ेगी। युवाओं को डिस्टेंस एजुकेशन का लाभ मिलेगा। हाई स्पीड डिजिटल राजमार्ग देश को जोड़ने का काम करेंगे। किसानों को बाजार की सभी जानकारी की सूचना तुरंत मिल जाएगी। डिजिटल इंडिया से लोगों को सिंगल विंडो सिस्टम के तहत सभी सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर रियल टाइम में मुहैया कराया जाएगा। ये सारी सुविधाएं मोबाइल पर भी मिलेंगी। हमारा सपना है डिजिटल इंडिया। जब मैं डिजिटल इंडिया कहता हूं तब ये बड़े लोगों की बात नहीं है, ये गरीब के लिए है। अगर ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से हिंदुस्तान के गांव जुड़ते हैं और गांव के आखिरी छोर की स्कूल में अगर हम लॉन्ग डिस्टेंस एजुकेशन दे सकते हैं, आप कल्पना कर सकते हैं कि हमारे उन गांव के बच्चों को कितनी अच्छी शिक्षा मिलेगी। जहां डॉक्टर नहीं पहुंच पाते, अगर हम टेलीमेडिसिन का नेटवर्क खड़ा करें तो वहां पर बैठे हुए गरीब व्यक्ति को भी किस प्रकार की दवाई की दिशा में जाना, उसका स्पष्ट मार्गदर्शन मिल सकता है। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम को अलग अलग चरण में 2018 तक पूरी तरह से लागू कर दिया जाएगा। पहले साल 50,000 गांवों को इससे जोड़े जाने की योजना है। ये हमारा सपना है डिजिटल इंडिया। जाहिर है प्रधानमंत्री मोदी के लाल किले से दिए गए भाषण को अमली जामा पहनाने की कोशिश जोरों से चल रही है। अगर ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से हिंदुस्तान के गांव जुड़ते कौशल हैं, कुमार, और भास्कर गांव न्यूज़। के आखिरी छोर की स्कूल में अगर हम लॉन्ग डिस्टेंस एजुकेशन दे सकते हैं, आप कल्पना कर सकते हैं कि हमारे उन गांव के बच्चों को कितनी अच्छी शिक्षा मिलेगी। और 100 दिनों के कामकाज की लिस्ट में जन धन योजना भी है, तो योजना आयोग को खत्म करने का ऐलान भी। बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। अच्छे दिन आप देख रहे हैं भास्कर न्यूज। अब खबरें सबसे पहले। अच्छे दिन आप देख रहे हैं मोदीगिरी के 100 दिन। अगर आपका बैंक अकाउंट नहीं है तो मोदी सरकार की जन धन योजना के जरिए आसानी से अकाउंट खुलवा सकते हैं। इतना ही नहीं, 1 लाख का दुर्घटना बीमा भी मिलेगा और 5,000 की ओवरड्राफ्ट सुविधा भी दी जा रही है। यानी गरीब तबके के लिए मोदी सरकार की झोली में से एक और पिटारा खुल चुका है। प्रधानमंत्री जन धन योजना का, जिसके तहत देश के प्रत्येक परिवार में, चाहे वो ग्रामीण हो या शहरी, कम से कम एक बैंक खाता अवश्य होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से अपने ड्रीम प्रोजेक्ट जन धन योजना का बखान किया था। जन धन योजना के माध्यम से हम देश के गरीब से गरीब लोगों को बैंक अकाउंट की सुविधा से जोड़ना चाहते हैं।
आज करोड़ों करोड़ों परिवार हैं जिसके पास मोबाइल फोन तो है लेकिन बैंक अकाउंट नहीं। जो अकाउंट खोलेगा उसको डेबिट कार्ड दिया जाएगा और डेबिट कार्ड के साथ हर गरीब परिवार को 1 लाख रुपया का बीमा सुनिश्चित कर दिया जाएगा ताकि उसके जीवन में कोई संकट आया तो उसके परिवारजनों को 1 लाख रुपए का बीमा मिल सके। आखिरकार 28 अगस्त को विज्ञान भवन में पीएम ने जन धन योजना का उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य देश में सभी परिवारों को बैंकिंग सुविधाएं मुहैया कराना और हर परिवार का एक बैंक खाता खोलना है। इस योजना के तहत देश के हर एक नागरिक का बैंक अकाउंट खोला जाएगा। आइए जानते हैं कि जन धन योजना आखिरकार है क्या। देश के सभी नागरिकों का खुलेगा बैंक अकाउंट। हम देश के गरीब से गरीब लोगों को बैंक अकाउंट की सुविधा से जोड़ना चाहते हैं। जीरो बैलेंस पर खुलेगा खाता। आज करोड़ों करोड़ों परिवार हैं जिसके पास मोबाइल फोन तो है लेकिन बैंक अकाउंट नहीं। 2018 तक 15 करोड़ अकाउंट खोलने का लक्ष्य। खाता धारकों का 1 लाख का दुर्घटना बीमा होगा। हर गरीब परिवार को 1 लाख रुपया का बीमा सुनिश्चित कर दिया जाएगा ताकि उसके जीवन में कोई संकट आया तो उसके परिवारजनों को 1 लाख रुपए का बीमा मिल सके। 5000 की ओवरड्राफ्ट सुविधा भी मिलेगी। सिर्फ 3 मिनट में खुलेगा अकाउंट, डेबिट कार्ड मिलेगा। जो अकाउंट खोलेगा उसको डेबिट कार्ड दिया जाएगा। खाता खोलने के लिए 60,000 कैंप लगेंगे। 15 मिलियन 1.5 करोड़ एक दिन में 7 लाख ईमेल प्रधानमंत्री जी के तरफ से सबका बैंक एम्प्लॉइज को, ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है और इससे स्पष्ट होता है कि मोदी जी की सरकार जो कहती है वो करती है। बैंक खाता खुल जाने के बाद हर परिवार को बैंकिंग और कर्ज की सुविधाएं आसानी से मिला करेंगी। इससे उन्हें साहूकारों के चंगुल से बाहर निकलने में आसानी होगी। कौशल कुमार के साथ नाज़नीन नकवी, भास्कर न्यूज। और अब सरकार का एक और अहम फैसला। मोदी सरकार ने एक बड़ा फैसला 1950 से चले आ रहे योजना आयोग को बंद करने का किया है। जिस योजना आयोग के जरिए तमाम पंचवर्षीय योजनाओं को अमली जामा पहनाया गया, वो अब इतिहास के पन्नों में दर्ज होने जा रही। मोदी सरकार ने सत्ता में आने के बाद जो सबसे बड़ा फैसला लिया वो था योजना आयोग को खत्म करना। 15 मार्च 1950 को जब इसका गठन किया गया था तो उस समय देश आजादी मिलने के बाद आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहा था। सरकार के पास इतना वक्त नहीं था कि वो विकास की योजनाएं बनाए। देश के सीमित संसाधनों के बेहतर इस्तेमाल का तरीका निकाले। लिहाजा योजना आयोग को एक ऐसी संस्था के रूप में गढ़ा गया जिसके ऊपर रोजमर्रा के प्रशासन का बोझ ना हो, साथ ही वो सरकार के साथ तालमेल बनाकर भी चले। इसके लिए प्रधानमंत्री को योजना आयोग का अध्यक्ष बनाया गया और योजना आयोग के उपाध्यक्ष को कैबिनेट की बैठक के लिए स्थायी सदस्य का दर्जा दिया गया। योजना आयोग की स्थापना उस समय की एक ऐतिहासिक जरूरत थी। तमाम पंचवर्षीय योजनाओं को अमली जामा पहनाने में आयोग ने अहम भूमिका निभाई। 1991 में जब आर्थिक सुधारों का दौर शुरू हुआ तो योजना आयोग की भूमिका भी बदली। अब ये बेहतर नतीजों के लिए योजना बनाने की बजाय दिशा निर्देश तैयार करने में लग गया। जाहिर है आयोग की भूमिका कम होती गई और मोदी ने इस बात को बदलाव के रूप में लिया। जिस प्रकार एक जो रेड टेपिज्म है प्लानिंग कमीशन का, उसके कारण चीफ मिनिस्टर्स को, मुख्यमंत्रियों को दर दर की ठोकरें खाने पड़ती है अपने ही राज्य के विकास के लिए, उसको एक चीफ मिनिस्टर समझ सकता था। उस पीड़ा से वो गुजर चुके थे, तो इस कारण से उसे रिस्ट्रक्चरिंग की बात वो कर पा रहे हैं। इससे पहले कोई इसलिए नहीं कर पा रहा था क्योंकि वो एक्सपीरियंस्ड नहीं थे। मोदी सरकार ने अब योजना आयोग को समाप्त करने का फैसला किया है। नई संस्था का स्वरूप क्या हो, इसके लिए सुझाव मांगे जा रहे हैं। देखना यह है कि मोदी सरकार अब योजनाओं के लिए किस तरह से प्लानिंग करती है।
कौशल कुमार के साथ नाज़नीन नकवी, भास्कर न्यूज। तो 100 दिन का कामकाज किसी सरकार के लिए फैसला सुनाने का आधार नहीं हो सकता, लेकिन इतना जरूर है कि ये 100 दिन आने वाले दिनों के संकेत हो सकते हैं। आप तय कीजिए कि ये दिन कितने अच्छे हैं और कितने अच्छे होंगे। हमारी इस खास पेशकश में मेरे साथ बस इतना ही। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद भी भास्कर न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी। अच्छे दिन, अच्छे दिन। आप देख रहे हैं भास्कर न्यूज। अब खबरें सबसे पहले।